सबसे बड़ी बात मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, आप मुझे इस चीज़ को बताएं, राठी साहब की मैंने आपको कहा था कि इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें, आपको आइडिया हो कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या हैं। देखिए, हिंदुस्तान में पैदा ज़रूर हुए, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया कुछ नहीं है। कि जो भारत है वो डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। ये नाम ही सुना हुआ इन लोगों ने, इन्हें पता नहीं है कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। पाकिस्तानियों से पूछे क्या होती है। जी हाँ, इन्हें आइडिया भी नहीं है डिक्टेटरशिप कहते किस चीज़ को हैं। और ये मैं एक और बहुत बड़ी बात बताने चाह रहा हूँ। अभी आप रिसेंटली देखें कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं जो अब तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं, और वो उसका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है 2 जून को या ऐसी कोई डेट, 4 जून को, जो भी मतलब डेट है उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो आप ये देखिए कि आपके भारत में इलेक्शन हुए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, और फेयर इलेक्शन हुए, जेन्युइन इलेक्शन हुए, एक मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वो इलेक्शन आपके कराए जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान और बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है और बहुत ही जीनियस इंसान है। अच्छा, इतने जीनियस है कि इन्होंने इतने को कोर्सेज अनाउंस किए हैं, इतने को कोर्सेज इन्होंने किए हैं कि उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इतने पैसे कमाते हैं कि आप कभी इनकी वीडियो देखिएगा, वो वीडियो भी एक बिजनेस है। वो वीडियो जो ये करते हैं ना, जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं ना उस वीडियो में, वो सारा एक बिजनेस है। वो आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको लगता हो कि राठी साहब वीडियो करते हैं तो आपकी खिदमत कर रहे हैं या आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में उन्हें दिमाग से खेलना आता है। उनकी आप कोई भी वीडियो चेक कीजिए, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक वीडियो बना रहे थे, तो उसमें भी सारी टिप्स यही दी जा रही थी कि दिमाग से कैसे इंसानों के दिमाग से खेला। करप्शन तो दुनिया के जो आप कहते हैं ना सबसे ताकतवर कंट्रीज़ हैं, जहाँ करप्शन से पाक है तो करप्शन उधर भी होती है। आप एग्जाम्पल ले लें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका की आप हिस्ट्री निकालें, सारे उसके पर्चे निकालें, रिजल्ट देखें, करप्शन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सब झूठ होता है। देखिए, करप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे होते, वो तो करप्शन को पाक कर रहे होते हैं। जो उनके निचले लोग होते हैं ना, निचले तबके होते हैं, उनमें से कोई करप्शन कर जाए तो उसमें मोदी साहब का क्या कसूर है। मोदी साहब की तो अपनी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो की है। जिस बंदे को दुनियादारी की चीज़ों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है। तो दूसरी आ गई राठी साहब की बात। 10 ईयर जो है ना, 10 साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। जब 10 साल के बाद मोदी साहब के दोबारा इलेक्शन स्टार्ट हुए तो ये एक बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर नहीं निकले, बिल से बाहर निकाला गया, क्योंकि बहुत बड़े नोट जो होते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत जो होती है वो बिल से बाहर निकालता है कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, चलें जी अब आप शुरू हो जाएं। अब मैं राठी साहब की बात करता हूँ। आपको आइडिया है मैडम कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फैन था तो वो दुरेव रोठी साहब थे। अच्छा, सीरियसली ऐसा था? जी जी मैडम, इनकी आप वीडियो निकाल के देखें। हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया था। हमें लगा कि शायद वैसे ही ये उठ के आ गए और अपना गुस्सा उतार रहे हैं किसी ना किसी बात का। ये पहले मोदी साहब के तलवे चाटते होते थे, मोदी साहब के कदमों में रहते थे, उनकी तारीफें करते होते थे। जब मोदी साहब ने इन्हें घास डाली ही नहीं और किसी बड़ी पार्टी ने इलेक्शन में जो इन्हें खरीद के अनाउंस करके सामने लेके आए, तो फिर ये अपनी बिल से बाहर निकल के इन्होंने मोदी साहब के खिलाफ जो है ना बकना शुरू किया। तो नाज़रीन, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल। आज हमारे पास कह लें कि एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, मज़ेदार सा कह लें कि मसालेदार सा। आबिद अली वर्सेस ध्रुव रेठी, हु इज़ फेक हु इज़ रियल, आज इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। और कह लें कि आबिद अली जो बाल है उसकी खाल उधेड़ने पर भी तुल गए हैं कि जो ध्रुव रेठी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, आज हर एक चीज़ का खुलासा किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। चलिए, मजीद टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं और आबिद अली की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, कह लें कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हमें नजर आ रहे हैं, ध्रुव रेठी, जिनके कह लें कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ये एक बहुत बड़े व्लॉगर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन आजकल कह लें कि इंडिया के बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि एक बार फिर से हमें पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ कह लें कि बहुत ही नेगेटिविटी फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? आप भी बहुत बड़े फैन हैं कह लें कि नरेंद्र मोदी के, पाकिस्तानी होने के नाते आप इनको कैसे जवाब देंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो उनके बारे में क्या राय पेश कर रहे हैं? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं राठी साहब जो है ना इनके बारे में बताना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि देखिए, इस तरह के नेम जो है ना हमारे पाकिस्तान में नहीं होते, तो ये नाम लेने हमें आते नहीं है। मैं देख के पढ़ता हूँ तो नाम सही लिया जाता है, अदरवाइज़ मुझे राठी साहब का नाम याद है, मैं राठी ही नहीं कहता हूँ। तो आप समझिए कि मैं किन से मुखातिब हूँ और किन से बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान
और बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है और बहुत ही जीनियस इंसान है। अच्छा, इतने जीनियस है कि इन्होंने इतने को कोर्सेज लॉन्च किए हैं, इतने को कोर्सेज इन्होंने किए हैं कि उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इतने पैसे कमाते हैं कि आप कभी इनकी वीडियो देखिएगा, वो वीडियो भी एक बिजनेस है। वो वीडियो जो ये करते हैं ना, जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं ना उस वीडियो में, वो सारा एक बिजनेस है। वो आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको लगता हो कि राठी साहब वीडियो करते हैं तो आपकी खिदमत कर रहे हैं या आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में उन्हें दिमाग से खेलना आता है। उनकी आप कोई भी वीडियो चेक कीजिए, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक वीडियो बना रहे थे तो उसमें भी सारी टिप्स यही दी जा रही थी कि दिमाग से कैसे इंसानों के दिमाग से खेला जाना है। लेकिन आबिद भाई, यहाँ पर बात ये नजर आ रही है कि उनका एक स्टेटमेंट, एक जुमला उन्होंने ऐसा लिखा है, अपने कह लें कि यूट्यूब चैनल पर जाकर एक वीडियो बनाई है, बाकायदा 2 वीडियोस बनाई है उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर। पहली वीडियो जो 26 मिलियन क्रॉस कर गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भारत है वो डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। ये नाम ही सुना हुआ इन लोगों ने, इन्हें पता नहीं है कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। पाकिस्तानियों से पूछे क्या होती है। जी हाँ, इन्हें आइडिया भी नहीं है डिक्टेटरशिप कहते किस चीज़ को हैं। और ये मैं एक और बहुत बड़ी बात बताने चाह रहा हूँ। अभी आप रिसेंटली देखें कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं जो अब तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं और वो उसका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है 2 जून को या ऐसी कोई डेट, 4 जून को, जो भी मतलब डेट है उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो आप ये देखिए कि आपके भारत में इलेक्शन हुए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और फेयर इलेक्शन हुए, जेन्युइन इलेक्शन हुए, एक मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वो इलेक्शन आपके कराए जा रहे हैं। मुझे बताएं, जहां पर डिक्टेटरशिप होती है ना मैडम, वहां इलेक्शन नहीं होते। वहां फौज आके गवर्नमेंट संभालती है, कब्जा करती है, इक़्तिदार के ऊपर आके बैठ जाती है। फिर उनका जब दिल करता है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद कि यार अब इलेक्शन करवा देने चाहिए, तो वो जब इलेक्शन करवाते हैं और उसके बीच में भी अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म लेके आते हैं। तो डिक्टेटरशिप का सिर्फ आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, डिक्टेटरशिप के बारे में आपको पता ही नहीं कि होता क्या है। और किसी भी जगह पे हमें आपकी फ़ौज इन्वॉल्व नज़र नहीं आई। देखिए, हमारे यहाँ इलेक्शन हुए थे तो एक बार हमने देखा, जो इससे पिछले जो इलेक्शन हुए थे ना, तो हमने देखा कि बूथ के ऊपर भी फौज खड़ी हुई है। लेकिन आबिद भाई, आप मुझे एक बात बताएं, क्या इस बंदे को, मतलब कि ध्रुव को अभी याद आया है? इतने साल हुकूमत की नरेंद्र मोदी ने, जब कह लें कि भारत को 100 साल आगे वो बंदा लेकर चला गया। अब ये कह लें कि अपनी बिल में से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आते ही कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं, वो करप्शन कंट्रोल नहीं कर रहे। बताएं, करप्शन कहाँ नहीं होती? देखिए, करप्शन तो दुनिया के, जो आप कहते हैं ना, सबसे ताकतवर कंट्रीज हैं जहाँ करप्शन से पाक है, तो करप्शन उधर भी होती है। आप एग्जांपल ले लें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका की आप हिस्ट्री निकालें, सारे उसके पर्चे निकालें, रिजल्ट देखें, करप्शन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सब झूठ होता है। देखिए, करप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे होते, वो तो करप्शन को पाक कर रहे होते हैं। जो उनके निचले लोग होते हैं ना, निचले तबके होते हैं, उनमें से कोई करप्शन कर जाए तो उसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? मोदी साहब की तो अपनी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो की है। जिस बंदे को दुनियादारी की चीज़ों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है? तो दूसरी आ गई राठी साहब की बात। 10 ईयर जो है ना, 10 साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। जब 10 साल के बाद मोदी साहब के दोबारा इलेक्शन स्टार्ट हुए तो ये एक बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर नहीं निकले, बिल से बाहर निकाला गया, क्योंकि बहुत बड़े नोट जो होते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत जो होती है, वो बिल से बाहर निकालता है कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, चलें जी अब आप शुरू हो जाएं। अब मैं राठी साहब की बात करता हूँ। आपको आइडिया है मैडम कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फैन था तो वो दुरेव रोठी साहब थे। अच्छा, सीरियसली ऐसा था? जी जी मैडम, इनकी आप वीडियो निकाल के देखें। हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया था। हमें लगा कि शायद वैसे ही ये उठ के आ गए और अपना गुस्सा उतार रहे हैं किसी ना किसी बात का। ये पहले मोदी साहब के तलवे चाटते होते थे, मोदी साहब के कदमों में रहते थे, उनकी तारीफें करते होते थे। जब मोदी साहब ने इन्हें घास डाली ही नहीं और किसी बड़ी पार्टी ने इलेक्शन में जो इन्हें खरीद के अनाउंस करके सामने लेके आए, तो फिर ये अपनी बिल से बाहर निकल के इन्होंने मोदी साहब के खिलाफ जो है ना बकना शुरू किया। सबसे बड़ी बात मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, आप मुझे इस चीज़ को बताएं, राठी साहब की मैंने आपको कहा था कि इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें, आपको आइडिया हो कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या हैं। देखिए, हिंदुस्तान में पैदा ज़रूर हुए लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया कुछ नहीं है। एक स्कूल का गोइंग बच्चा होता है, स्कूल जाने वाला बच्चा, 3 साल 5 साल हाई स्कूल अपना पूरा किया, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए मैंने जहां तक इन पे सर्च किया है, ये जर्मनी चले गए, वहाँ खेलने के जर्मनी लड़की से ही शादी किया इन्होंने, फिर अपने आप को ये हिंदुस्तानी किस नाम पर कहते हैं? देखिए, जब बच्चा एक 5 साल 7 साल 10 साल या जो भी यही थी, बच्चे थे ये, तो ये हिंदुस्तान छोड़ के जर्मन चले गए।
जर्मन जाके इन्होंने प्रॉपर अपनी स्टडी की, स्टडी करने के बाद जर्मन लड़की के साथ इन्होंने शादी की। अब मुझे ये बताइए कि जो जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी हो, डबल नेशनैलिटी हो, तो वो आपकी कंट्री का हो सकता है। वो आपकी जिसके पास जर्मन की नेशनैलिटी हो, तो जर्मन की जिसके और वो बंदा रह भी जर्मन में ही रहा है। जी जर्मन में ही रह रहा है, जर्मन की ही नेशनैलिटी है, बीवी भी जर्मन की, बच्चे भी जर्मन के। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि जिसकी बीवी बच्चे पैदाइश तो नहीं, मतलब सारा बचपना और जवानी जर्मनी में गुजरी हो, और फैसले करता है वो आपके इंडिया के, आपको बताता है कि आपके इंडिया में क्या सही। आज अगर उन्हें मोहब्बत होती इंडिया के साथ, तो अपनी सारी स्टडी इंडिया से कंप्लीट। क्या इंडिया में आईटी नहीं था? क्या इंडिया में आईआईटी नहीं था? क्या लोग उधर इंजीनियर नहीं बने? क्या दुनिया की सबसे टॉप की कंपनियों के सीईओ इंडियंस नहीं बने जाके? दुनिया में टॉप पर जो इस टाइम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडियंस हैं, जिन्होंने इंडिया से स्टडी की, जर्मनी से जाके स्टडी नहीं की। इन्होंने तो स्टडी भी आप अपनी सारी जर्मनी में जाके की। आज बात करते हैं इंडिया की स्टडी के बारे में। अच्छा आबिद भाई, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप कह लेंगे पाकिस्तानी हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन भी नजर आते हैं। ये भी आपने बताया कि किसी जमाने में उनके फैन थे। आज क्या लगता है आपको कि जितना भी ये यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, इनके दूसरे चैनल पे भी कह लें कि 2.9 मिलियन, फेसबुक के ऊपर 3 मिलियन इनको लोग फॉलो करते हैं, तो ये सारी इनकम क्या भारत में आती होगी इनकी, जो बैठ के बातें कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, ये अभी मोदी जी के लिए बात कर रहे थे आप। मैं ध्रुव राठी साहब से बात करना चाहूँगा। आप लाखों रुपए नहीं कमा रहे, आप करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे, आप करोड़ों से बहुत ऊपर जा चुके। क्योंकि आप जो ऐड देखिए, आप इनकी वीडियो देखिए, जब 7-8 मिनट पे वीडियो जाती है, फौरन इनका अपना ऐड खुद करते हैं कि जी वो साइट भी बना दिया मैंने, वो पेज भी बना दिया, उसे जाके परचेज करें, 50% डिस्काउंट मिलेगा, पहले 100 लोगों को 30%, 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपकी खिदमत नहीं कर रही, ये सारी 2 नंबरी है। क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे, इतने जीनियस लोग हैं, लोगों के दिमागों से खेलना जानते हैं। इन्होंने वो स्टडियाँ की हुई हैं कि लोगों को किस तरह घेरा जाए, लोगों के दिमाग किस तरह पढ़े जाएं, किस तरफ लोगों को लगाएंगे। तो अभी आप देखिए ना कि यूट्यूब आपके दिमाग के साथ खेलता है। किस तरह खेलता है कि आपकी वीडियो खत्म होती है तो फौरी नेक्स्ट अगली वीडियो आपको दिखा देता है जो यूट्यूब दिखाना चाहता है आपको, आप खुद नहीं देखना चाहते। इसी तरह ध्रुव राठी साहब वो आपको वो दिखाते हैं कि जो आप देखना चाहते हैं। जो देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल बाबे जी होते हैं, बुजुर्ग जो हैं, जो भारत में भी बड़े बाबे बने हुए हैं, जो फ्यूचर बता रहे हैं, लोगों के इलाज कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बड़े 2 नंबर बाबे बने हुए हैं, जो फ्यूचर भी बताते हैं, लोगों के इलाज भी करते हैं। अब मैं इंडियन बाबों को ये कहता हूँ कि इंडियन के जो बाबे हैं उन्हें रॉ में होना चाहिए था, पाकिस्तान के जो बाबे हैं इन्हें ISI में होना चाहिए था। क्योंकि दुश्मन मुल्कों की ये बातें हमें बताते हैं कि उधर क्या चल रहा है, गैबाना बातें इन्हें पता होती है ना। तो ये हमारे जो पाकिस्तानी बाबे हैं, इन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बता दिया कि पाकिस्तान जो है ना इतने बुरे हालातों में आ जाएगा, पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के पास बिजली नहीं होगी, पाकिस्तान दुनिया में बहुत ज़्यादा कर्जई हो जाएगा। तो इंडिया के जो बाबे हैं, इन बाबों ने अपनी रॉ को पहले क्यों नहीं बताया कि हमें इस तरफ से खतरा है या हमें उस तरफ से खतरा है। भाई कह लें कि ध्रुव एक और यूट्यूबर से मिले जो कितने बड़े यूट्यूबर नहीं थे, कह लें कि जितने बड़े खुद ध्रुव नजर आते हैं हम लोगों को, वो बनाते थे, स्केचिंग करते थे वो नरेंद्र मोदी के ऊपर, कह लें कि बड़ी मजाकिया किस्म की स्केचिंग नजर आती थी। उन्होंने क्या किया कि उस बंदे से स्केच लिए, अपने डिपार्टमेंट को दिया, और वो डिपार्टमेंट ने कह लें कि उनकी स्केचेस अपने यूट्यूब चैनल पर चलवाई। इससे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, मैं राठी साहब की पहले बात कंप्लीट कर लूँ। ये बेसिकली बहुत बड़ी क्लास नहीं है, जो आप समझते हैं ना कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं। हाँ, इंजीनियर हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर ये हैं, लेकिन इनके पीछे जो टीम बैठी हुई है ना, ये तो सिर्फ एक सफ़ा सुना रहे होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जो आप सुन रहे होते हैं ना, राठी साहब कंटिन्यू आधा घंटा या 1 घंटा बोल रहे होते हैं, ये कंटिन्यू आप खुद नहीं बोल रहे होते, इनका एक लफ्ज़ भी उसके बीच में खुद का नहीं होता। ये सारा एक प्रीपेड प्लानिंग होती है। कभी देखेगा इनकी नज़रें सामने होती हैं बिल्कुल, और सामने वो पढ़ रहे होते हैं, पढ़ के सारी स्टोरी आपको सुना रहे होते हैं। तो बेसिकली जीनियस माइंड जो है वो इनके पीछे बैठे हुए हैं। जो 15-20 लोगों की ये टीम है ना, वो उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े जीनियस लोग हैं, वो प्लानिंग करते हैं। देखिए ना, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी मैडम, इस चीज़ का बहुत बड़ा किरदार है राठी साहब के साथ, जो आप लोग समझना नहीं चाह रहे या समझ के अनजान बनना चाह रहे हैं। दुनिया की बहुत बड़ी पावर्स होती हैं, सुपर पावर्स होती हैं, गुंडे होते हैं, दुनिया के बदमाश होते हैं, जिनका असला पूरी दुनिया में बिकता है, पूरी दुनिया में जंगें जो लोग करवाते हैं, वो लोग पूरी दुनिया में अपनी मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहते हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म उन्हें आंखें दिखाते हैं ना, उस वज़ीर-ए-आज़म को वो चेंज करते हैं ध्रुव राठी जैसे लोगों को ख़रीद के। इन्हें मेन चीज़ पे लेके आते हैं, इन्हें सामने लेके आते हैं, क्योंकि
उस बंदे को सामने लाया जाता है जिसपे सब इतबार करें, सब यकीन करें। तो इस पे आबिद भाई कैसे इतबार किया जा रहा है? मतलब ये बंदा है हिंदुस्तानी लेकिन हिंदुस्तान में नहीं रहता, अगर ये इतना ही कह ले कि हुब्बुल वतनी इसमें नजर आ रही है तो भारत की सड़कों पर आकर क्यों नहीं बात करता? जैसे आप बात करते हैं, देखिए आपने अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है नरेंद्र मोदी, आप अपने मुल्क की सड़क पर खड़े होकर बात करते हो। देखिए मैडम, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हमारे बच्चे इधर पैदा हुए हैं, हमारे बच्चों ने इधर मरना है, हम इधर पैदा हुए हैं, हमने इधर मरना है। देखिए मुझे डर इसलिए नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। हो सकता है वो राहुल गांधी की पार्टी के साथ हूँ या उधर से उन्हें सपोर्ट मिल रहा हो। देखिए हो सकता है, इल्ज़ाम होते हैं, उसकी हकीकत का किसी को पता नहीं है। तो इधर खड़े होकर मैं इसलिए सच बोल सकता हूँ कि मैं, आपको भी आइडिया है, पूरी दुनिया में इस टाइम मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के फ़ैन के नाम से पहचाना जाता है। लोग कहते हैं कि आबिद अली दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हाँ, मोदी के अलावा किसी और के ऊपर ये बात हो रही होती तो शायद मैं राठी साहब के खिलाफ भाई यहाँ पर आपने कहा कि आप बहुत बड़े फैन हैं मोदी साहब के, अगर देखा जाए मोदी जी के, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, टोंट ही समझ ले इसको। जैसे ध्रुव फिर गए अपनी बातों से, वो भी कभी बहुत बड़े उनके फैन नजर आते थे, अब उनकी कह ले कि धज्जियाँ उड़ाते हुए वो सोच नहीं रहे हैं कि मैं किस किस्म की उनकी धज्जियाँ उड़ा, कैसी बातें कर रहा हूँ उनके बारे में, क्या अश्लीलता फैला रहा हूँ। तो आप कब बदलने वाले और आप कब अपने पांसा पलटने वाले और कहने वाले कि भाई ठीक है मेरी बारी है मैदान में आने की? देखिए मैडम, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। शायद मैंने पहले भी ये बात की थी कि मेरा YouTube के साथ ना मैडम लेना देना कुछ नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है YouTube के साथ। ये तो चंद अरसे से मेरा YouTube के साथ रिश्ता बना है कि वो आते थे, मेरे पास इंटरव्यू चलते थे, वो लोग देखते सुनना पसंद करते थे। बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा सारी ज़िंदगी गारमेंट्स में गुजर चुकी हुई है। और मेरा, अब मैं आपको कहना, आप फिरेंगे कैसे, या आप, रोटी साहब तो जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो फिर गए, आप कैसे फिरेंगे? देखिए मुझे ख़रीदने वाला ना कोई पैदा नहीं हुआ मैडम, और पैसों से मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं वो मेरी गारंटी दे सकते हैं इस चीज़ को लेके कि मुझे पैसों से कोई ख़रीद नहीं सकता। मुझे जो भी ख़रीदेगा इमोशनल करके, जज्बातों के साथ या हकीकत और सच दिखा के ख़रीद सकता है कि मैं उसके सच के मुताबिक जो है ना साथ चलूँ उसके। तो देखिए राठी साहब जो है ना, ये है एक बिजनेसमैन, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये अपनी ऐप बेच रहे हैं, अपनी क्लासेस बेच रहे हैं, अपनी एकेडमी बेच रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल को बेच रहे हैं। किस तरह बेच रहे हैं वो आपको भी नज़र आ रहा है। तो ये लोग एक सियासतदान बन चुके हुए हैं। ये लोग किसी टाइम भी अपना दीन ईमान बेच सकते हैं। हमारा तो मरना और जीना जो है ना अपनी अना के ऊपर होता है। हमने जो बात कर दी है मैडम, यूट्यूब पे हम डिफेम भी हो जाएं तो हमारा यूट्यूब के साथ लेना देना क्या था, कभी चीज़ को सोचें। तो हमने बोलना सच है। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, मेरे पास इंटरव्यू लेने लोग आते थे, तो जब मैंने अपनी ऑडियंस से एक वादा किया था, मैंने आपको कहा था कि मैं या तो यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा या झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मुझे कोई झूठ बुलवाने की कोशिश करेगा तो मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा, ये मैंने एक प्रॉमिस किया था। तो मैं नेक्स्ट भी आप लोगों को, देखिए हाँ, मैं एक बहुत जीनियस आदमी नहीं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, समटाइम मुझसे भी गलती हो सकती है और मैं कई जगहों पे गलती करता हूँ। लेकिन आबिद भाई पैसा अच्छे को बदल देता है, ऐसा ना कहें। देखिए पैसा अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने शुरू से देखा हो ना, उसके लिए पैसे की कोई इतनी अहमियत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुरू से अल्लाह ने दिया, मैं क्या ये बातें नहीं करने वाली हैं। बहुत पैसों में अल्लाह पाक ने दिखाए और सारा कुछ देखा हुआ है। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहा कि पैसों का कोई रोला इसमें नजर नहीं आता है, आप हमेशा नरेंद्र मोदी के फैन हैं और रहेंगे। वैसे क्या और कहना चाहते हैं ध्रुव को आप, आप क्यों इतने बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के? कि हर कोई कहता है कि भाई वाकई आबिद अली पाकिस्तान से जब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो दिल को बड़ा सुकून और खुशी मिलती है। देखिए अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हज़ारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में IIT को अनाउंस करे, उसके ऊपर काम करे, कोई वर्किंग करे, लोगों को फ़ायदा दे, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वज़ीर आज़म का मैं फ़ैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फ़ैन बनने में क्या मज़ा आ रहा है? मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ का फ़ैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात करता हूँ, काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ। क्योंकि हमें पिछले, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर आज़म नहीं देखा जो आवाम के लिए सोचता हो।
देखें इस मुल्क में जो वज़ीर आज़म आए हैं ना 20-20 साल बैठे रहे हैं, 25-25 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है। कोई फौजी आके बैठ गया 10-10 साल उसने जान नहीं छोड़ी। चलो बैठो 10 साल बैठो, 20 साल बैठो, 25 साल बैठो, सारी ज़िंदगी वज़ीर आज़म बन के बैठे रहो हमारे ऊपर, और भाई हमें को फ़ायदा तो दो। अब आप ये देखें ना मैडम, हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं आप लोग। आप कोई बबल चिंगम भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, आप कोई सुपारी भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आप टैक्स देते हैं, घर में साबुन, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं। पूरी दुनिया में टैक्स का रिटर्न होता है, आपको आइडिया है? आपका टैक्स आपको किस किस तरीके से वापस मिलता है? हॉस्पिटल की शक्ल में, यूनिवर्सिटियों की शक्ल में, अच्छे रोड्स की शक्ल में, बिजली सस्ती की शक्ल में, राशन आटे दाल चीनी सस्ते होने की शक्ल में, ये टैक्स आपको रिटर्न होता है, वापस होता है। हमारा टैक्स तो हम तो अपने इलाज भी खुद करवाते हैं, हम अपनी बिजली के बिल भी पूरे देते हैं, अपने बच्चों को स्कूलों की फीसें भी हम पूरी देते हैं, हर जगह पे हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ को लेके मैडम। अच्छा आबिद भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगी कि इतने मुश्किल कह लें कि वक्त से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं हमें नरेंद्र मोदी, अगर देखा जाए, क्योंकि इलेक्शंस का रिजल्ट बिल्कुल अनाउंस होने जा रहा है, 4 जून को कह लें कि ओथ ली जाएगी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए। तो सवाल आखिरी में आपसे बेसिकली ये करना चाहूँगी कि अगर ध्रुव दूसरे यूट्यूबर्स को भी बहुत ज़्यादा उकसाएंगे, कह लें कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुना दिया गया है नरेंद्र मोदी को, उनकी पॉडकास्ट अगर नरेंद्र मोदी की सुनी जाए तो वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे लोग मुझे कुछ भी कहते हैं, क्योंकि जब मैं चाय बे तब भी लोग मुझे बड़े तमाचे मारते थे। तो एंडिंग किस अल्फाज से करना चाहेंगे आप उनके साथ खड़े हैं और आपसे ज़्यादा खुशी कभी किसी को होगी नहीं अगर वो तीसरी मर्तबा भी पावर में आते हैं? देखिए मैडम, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, वो इलेक्शन जीत चुके हुए हैं। आप उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हों, तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है, बड़े ही पुर इत्मीनान नज़र आते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। उसे पता है कि यार मेरे काम के ऊपर वो अभी आए इंडिया के किसानों के ऊपर। आपको पता है ध्रुव रोठी साहब ने एक वीडियो बनाई इंडिया के किसानों के ऊपर कि किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, किसानों को लूट लिया, ये हो गया। आपको आइडिया नहीं है कि चंद साल आप पीछे चले जाएं, राठी साहब तो खैर ये बात आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने वो बात बतानी है जिस काम के लिए उन्हें अनाउंस किया गया है, जो जिस काम के लिए उन्हें अनाउंस किया गया हुआ है कि आपने यही बातें करनी है, तो उन्होंने वही बातें करनी है। मैं बताता हूँ, किसानों के साथ चंद साल पहले डील हुई थी, उनके सारे मुतालबात मान लिए गए थे और उन्हें वो सब कुछ मिला। अभी दोबारा किसान निकले बाहर, फिर उनके साथ प्रॉमिस हुआ है, फिर उनके साथ डील हुई है, सारी बातें हुई हैं, लेकिन सम टाइम ये होता है किसान भी नजायज़ कर रहे होते हैं कि डील हो भी जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी भी हो जाती हैं और आप उसके बाद फिर नई रिक्वायरमेंट निकाल के आगे रख देते हैं। तो हुकूमत है वो आपके आगे बिके नहीं हुए या आपने उन्हें ख़रीदा नहीं हुआ, वो कभी भी फिर आपको अपना फैसला सुनाएंगे। अभी पाकिस्तान के किसानों की बात सुनिए, रिसेंटली आपने देखा हुआ कनक की, पहले तो हमारे मुल्क में आटे का बुरहान आ गया हुआ था, आटा ही नहीं मिल रहा, सड़कों पे लोग मर रहे हैं आटे के लिए, लाइन में लगे हुए हैं, तो कई लोग उधर मर गए हैं लाइन में सिर्फ आटा लेने के लिए। आज पाकिस्तान पे ये टाइम आया कि इतनी कनक हो गई है, इतनी गंदुम हो गई है, इतनी कनक हो गई है कि वो संभाली नहीं जा रही, उसे ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो आम सिविलियन ख़रीद के उसे ब्लैक करेंगे आगे आगे। गवर्नमेंट को इस चीज़ में सोचना चाहिए कि जब आम ताजर उसे ख़रीद लेता है ना, तो आम लोग जो होते हैं, आम इंसान की पहुंच से वो गंदम दूर होती जाती है। जब उस गंदम को गवर्नमेंट ख़रीदती है तो लोगों के लिए फ़ायदा मिलता है। तो अभी ये गंदम ख़रीद रहे हैं आम सिविलियन, आम बिजनेसमैन, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो गंदम लेके सारे अपने गोदामों में फेंकी जा रहे हैं। जब गंदम का टाइम शॉर्ट होगा, इन्होंने फिर डबल से ट्रिपल 100% जो है ना ऊपर करके इन्होंने गंदम ब्लैक करनी है। फिर आप टीवी पे देखेंगे पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में आटा इतना कॉस्टली है सब कुछ क्या नहीं है। हमारी ज़मीन हमें क्या नहीं देती मैडम? हमारी ज़मीन में चावल भी निकलता है, हमारी ज़मीन में गंदम भी निकलते हैं, हमारे पहाड़ों में से मादनियात निकलती है, लेकिन उन चीज़ों को यूज़ करने वाला कोई नहीं है, मास्टरमाइंड नहीं। इसलिए फिर मैं इंडिया की बात करता हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता था कि मैंने इन चीज़ों को किस तरह यूज़ करना है। ऐसी तो देखिए ना कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी ऐसे नहीं बन जाते, उसके लिए दिमाग चाहिए। किस तरह वो फॉरेन रिजर्व बाहर की दुनिया के पैसे अपने मुल्क में किस तरह डॉलर्स लेके आए, किस तरह उन्होंने अपने लोगों को पूरी दुनिया, आप देखें ना, बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन है? इंडियन है।
ऋषि सन्ना साहब जो इंडिया के पैदावार हैं, इंडिया के हैं वो। आप सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आप गूगल उठा के देख लें, आप ट्विटर उठा के देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, वहाँ पर सारी जगह पर आपको सीईओज इंडियंस नजर आएंगे एंड यूके के अंदर 80% वहाँ पर आपको हिंदू दिखते हैं। मैडम जिस चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब जिस यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, उसका सीईओ भी इंडियन ही है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। इंडियन तरक्की कर चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हुए हैं, उनके इंजीनियर्स दुनिया में माने जाते हैं, उनकी आईटी दुनिया में मानी जाती है। तो हमें देखें, इंडिया इंडिया जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ी सी गैरत आए, अपने मुल्क को भी थोड़ा सा ऊपर लेके आओ। अपने मुल्क के लिए क्या हमारा दिल नहीं करता कि हम सस्ती चीज़ें खरीदें? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमें 300 यूनिट फ्री हों? आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में 300 यूनिट का तकरीबन 20,000 रुपये बिल है और इंडिया में 300 यूनिट फ्री हैं आपके लिए। और 300 यूनिट तो एक फैमिली जो है ना, पूरा महीना, नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, कि पूरा महीना बिजली यूज़ करें, 300 यूनिट यूज़ नहीं होते। तो कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि आप भी तो भाई, एक टाइम हो गया, हमने तो बिजली का बिल ही नहीं देखा कि हमारे 300 यूनिट यूज़ ही नहीं होते। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया में 300 यूनिट फ्री नहीं है, उसके मुख्तलिफ सिटीज़ में है, मुख्तलिफ शहरों में है, और हर शहर की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। तो उस पॉलिसीज़ के हिसाब से जो है ना, वो तकरीबन 300 यूनिट फ्री ही मिलते हैं उन लोगों को। बिल्कुल। तो ये थी आबिद भाई की ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।